import of SPD df equal to pd dot read csv data set क्लासिफिकेशन लोन अप्रूवल ये डेटा है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले मुझे लोन आईडी तो चाहिए ही नहीं, इसको तो हटा ही देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे df डॉट ड्रॉप कौन सा कॉलम हटाना है, लोन अंडरस्कोर आईडी इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ताकि नया डेटा फ्रेम ना बने, उसी में चेंज हो। LOAN अंडरस्कोर आईडी एक्सेस इक्वल टू चला गया। अब इसमें ये देखो कि कौन कौन से हमारे मिसिंग वैल्यू कंटेन करने वाले डेटा हैं। TF डॉट इजनल डॉट सम, जेंडर में 13 वैल्यू मिसिंग है, मैरिड में 3 है, डिपेंडेंट्स में 15 है, सेल्फ एम्प्लॉयड में 32 है, 12 14 50। अब इसमें हम वैल्यू फिल नहीं करना चाहते, हम मिसिंग वैल्यू वाले डेटा को हटाना चाहते हैं। मिसिंग वैल्यू वाला जो भी डेटा है वो हट जाए हमारा। ठीक है, लिखेंगे DF डॉट ड्रॉप एन ए। ड्रॉप एन ए से हमें वो डेटा मिलेगा जो हमारा बिना मिसिंग वैल्यू का, सब जहां जहां मिसिंग वैल्यू होगी वो वाली रोज डिलीट हो जाएंगी, और इसको एग्जिस्टिंग डेटा में ही चेंज कर देते हैं। अब अगर जो डेटा आया उस पर मैं निकालता हूँ DF डॉट समथिंग करके, देखो इस बार कहीं कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। ठीक। अब अगला काम क्या करना है मुझे, वो देखते हैं। सबसे पहले अब देखो यहाँ पर 480 रोज हैं, इंडेक्स चलो कोई जो आ रहा है आने दो। एजुकेशन जो फीचर है, उस एजुकेशन फीचर के अंदर ग्रेजुएट नॉट ग्रेजुएट दो बातें होंगी, मैरिड में दो बातें यस और नो, जेंडर में भी दो ही बातें मेल फीमेल, लेवल इनकोडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी दो फीचर के साथ है यस और नो। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया को एप्लीकेंट इनकम, लोन अमाउंट टर्म, क्रेडिट कार्ड। और ये अभी डिपेंडेंट वाला कॉलम कहाँ गया जो आप कह रहे थे, ये 3+ है। ठीक है, तो अब क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ पर जो 3+ वाला है, या अगला काम क्या करना है, सबके डेटा टाइप चेक करो। DF डॉट डी टाइप्स, फ्लोट 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 इंट, जहां जहां ऑब्जेक्ट टाइप आया है ये हमें ट्रांसफॉर्म करना है न्यूमेरिक डेटा में। ठीक है, बाकी देखो सब सही है। अब जो डिपेंडेंट है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। एजुकेशन समझ में आता है, सेल्फ एम्प्लॉयड यस नो समझ में आता है, एजुकेशन ग्रेजुएट नॉट ग्रेजुएट ये भी समझ में आता है, मैरिड यस नो, जेंडर मेल। डिपेंडेंट्स जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट का मतलब है ये स्ट्रिंग टाइप का कॉलम है। इसका मतलब अगर ये तो हमारा लक है कि हमें ये दिख गया यहाँ पर, अगर ये बीच में डॉट डॉट में आता तो हम तो समझ ही नहीं पाते कि इसमें ऐसा डेटा लिखा हुआ है। अब डिपेंडेंट फीचर को मैं क्लीन करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे DF डॉट डिपेंडेंट्स डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस में यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो डिपेंडेंट में आप सिर्फ इंटीजर चाहते हैं, 1 2 3 4 5 कोई भी डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, डिजिट के अलावा जो भी है वो सब हटा दो, एक्सेप्ट डिजिट 0 to 9 जो भी आए
उसको रिप्लेस कर दो, किससे? एम्प्टी स्ट्रिंग से, हमको चाहिए ही नहीं। और ये regex कंसीडर करना है, regex इक्वल टू ट्रू। तो अब जो डिपेंडेंट हमारा हो गया वो इस तरह से आपका तैयार हो गया, इन प्लेस इक्वल टू, आ जाओ, ट्रू। अब देखो यहाँ पर 3 प्लस या किसी में जो भी होगा वो चला गया होगा, लेकिन सर अभी भी अगर आप डी टाइप देखो, डी एफ डॉट डी टाइप, तो ये हमारा कैसा दिखा रहा है? ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो आप इसे फ्लोट या इंटीजर में कन्वर्ट करो। तो मैं लिखा यहाँ पर डी एफ डॉट डिपेंडेंट्स इक्वल टू डी एफ डॉट डिपेंडेंट्स डॉट एज टाइप, और यहाँ क्या पास कर दिया? फ्लोट। ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं देखूं तो ये फ्लोट बन गया, और इसका डी टाइप चेक करूं तो ये डिपेंडेंट आ गया ये। तो ये वाला क्लीन हो गया मेरा डेटा। अब इसमें ना तो कोई मिसिंग वैल्यू है। अब सिर्फ एक काम रह गया, जेंडर, मैरिड, एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड। इनको क्या करना है? इनकी लेवल इनकोडिंग कर देनी है। अब इनकी लेवल इनकोडिंग मैं कैसे करूंगा? इनकी लेवल इनकोडिंग मैं करूंगा लेवल इनकोडर से, क्योंकि मुझे अब बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। चलो, यहाँ पर मेल फीमेल है, यहाँ यस नो है, यहाँ पर ग्रेजुएट नॉट ग्रेजुएट है, यहाँ पर भी यस नो है। अच्छी बात है कि थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन अगर आप लेवल इनकोडर यूज करेंगे तो बेटर आपके लिए रहेगा। आप अभी पांडास का यूज करना चाहें तो पांडास का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन? एस टाइप सीरीज का मेथड है। सीरीज का डेटा फ्रेम के जब किसी भी कॉलम को आप एक्सेस करते हैं डॉट लगा के, तो टेक्निकली वो सीरीज हमारा बन जाती है, ठीक है। हाँ, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेवल इनकोडर, इनकोडर इक्वल टू लेवल इनकोडर, इनकोडर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म डीएफ डॉट, क्या नाम था उसका? जेंडर, डीएफ डॉट जेंडर। तो मेरी हेडेक कम हो गई। अब मुझे बस यही लाइन लिख देनी है, डीएफ डॉट मैरिड इक्वल टू डीएफ डॉट, सॉरी, इनकोडर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म डीएफ डॉट, डीएफ डॉट डिपेंडेंट हो गया कन्वर्ट, एजुकेशन इक्वल टू इनकोडर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म डीएफ डॉट एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड। सोच सकते हैं, लॉजिक तो है ही, हो ही सकता है। ये तो वो है, टारगेट प्रॉपर्टी एरिया रह गया, अर्बन रूरल। हाँ, ये भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। बन गया डेटा पूरा न्यूमेरिक आपका। अब इसमें से ये एक्स निकाल लो, ये वाई निकाल लो, चल गया। अभी जितना हमने सीखा है उतने के हिसाब से आपने सही कर लिया है, पूरी तरह से अभी करेक्ट नहीं है डेटा, ठीक है। डेटा अभी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, मतलब ये अभी उस तरह का डेटा नहीं है जहां मॉडल बेस्ट फिट में चला जाए। ये मॉडल आपका अंडर फिट ओवर फिट में जा सकता है। अब आप इसका ट्रेन टेस्ट करेंगे
तो अच्छा स्कोर आएगा नहीं आपका। 70-75 आ रहा है, तो ये बता रहे हैं ये। सर उसके, चलो सर करके देख लो, इतना लिखा है तो वो भी कर लो। मेरा थोड़ा अलग आ सकता है, क्योंकि आपने मिसिंग वैल्यू हैंडल करी थी, मिसिंग वैल्यू हटाई थी। ये लिखा है ना, ड्रॉप एंड। पांडास पे तरीका है। ₹74 और 70 स्कोर आया है इसका। तो अगर आप इसको रन टाइम पर यूजर का एप्लीकेशन डेटा दोगे, तो जो लोन अप्रूवल का ये प्रिडिक्शन कर रहा होगा कि लोन अप्रूव करें ना करें इसका, तो बहुत अच्छा वो रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। क्योंकि ये वेरिएंस तो कम है, बट अगर हम देखें तो बायस हाई है। मॉडल अभी अंडर फिटिंग में ही है आपका। तो कैसे करेंगे इसको सही, वो थोड़ा सा आज कर ही लेते हैं इसको भी। तो मैंने कई सारे मॉडल बनाए जिसमें ऐसी सिचुएशन आई, जैसे एक तो इसमें आ गई थी, और एक उसमें भी आई थी ऑनलाइन शॉपिंग वाले डेटा सेट में, कल जो कराया था ऑनलाइन शॉपिंग वाला, उसमें भी सेम इशू आ रहा था कि आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था। ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको कैसे सही कर सकता हूं, तो उसके लिए कई तरीके हैं कैसे आप मॉडल को सही कर सकते हैं। तो हम एक तरीका ये भी यूज कर सकते हैं कि पहले आप ये जानिए कि आपकी जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम काम कैसे करती है। तो थोड़ा सा मैं आज आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ इस केनेवर क्लासीफायर एल्गोरिथम का, कि काम कैसे करती है। उसके बाद जो जो मैंने अब तक डेटा सेट आपको पढ़ाए हैं, फ्रूट्स वाला, ऑनलाइन शॉपिंग वाला, और ये वाला हो गया आपका लोन वाला, इन तीनों को मैं दोबारा ट्रेन करूंगा। और आप देखेंगे कि सरप्राइजिंगली तीनों बेटर हो गए, है ना। सिर्फ ये बात जानने से कि इनके पीछे गणित क्या है। तो अगर आप इनके पीछे की गणित को समझ जाते हैं, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। सर समझाइए फिर क्या गणित है। स्कोर अपने अंदर से एक्यूरेसी स्कोर ही तो निकालता है। हमें हमें एक्यूरेसी स्कोर अगर निकालना है तो भी सेम आएगा, अगर मैं निकालूं दोनों का सेम ही आएगा। बस एक्यूरेसी स्कोर निकालने के लिए मुझे पहले क्या करना होगा, प्रिडिक्शन भी कराना पड़ेगा। ये प्रिडिक्शन अपने आप कर लेता है।
अब उस प्रिडिक्शन का यूज आप करना चाहते हो तो फिर ये तरीका गलत है, क्योंकि प्रिडिक्शन आपको नहीं देगा, अपना करके अपने पास रख लेगा। ठीक है। चलो सर, के नेवर क्लासिफायर की मैथमेटिक्स क्या है वो समझते हैं। तो उसका आंसर जानने से पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्या है, इसको आप डिजिट में क्लासिफाई करोगे या लेटर में क्लासिफाई करोगे? इसको 13 आप पढ़ना पसंद करोगे या इसको बी पढ़ना पसंद करोगे? तो अभी तो देखो, आप जो भी आंसर दोगे उसकी कोई सॉलिड एक रीजन नहीं होगी आपके पास। आप अपना अपना साइंस यूज करके जो आंसर दोगे अपने लिए तर्क कर सकते हो। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको आसान कर दूं, अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसके आस पड़ोस में कौन कौन रहता है, इसके आस पड़ोस में मान लो 12 रहता है, 15 रहता है, 10 रहता है, 8 रहता है। तो अब आप इसके लिए कॉन्टेक्स्ट ये बना सकते हैं कि जब इसके आस पड़ोस में डिजिट हैं तो ये भी डिजिट ही होगा, लिखने वाले ने जल्दीबाजी में से लिख दिया होगा। तो पहले से आप बेटर पोजीशन में विद एविडेंस कि आप क्यों डिजिट कह रहे हैं। और अगर इसके अड़ोसी पड़ोसी ऐसे होते कि ए, जेड, सी, एम, तो भाई ये लेटर है। ठीक है। अब प्रॉब्लम आपके सामने कब आ सकती है? जब आपसे ये कहा जाए कि इसके पड़ोस में 5 रहता है, 10 रहता है, के रहता है, एक्स रहता है और सी भी रहता है ना? अब अगर आपसे कहा जाए कि इसके पड़ोस में और भी लोग रहते हैं, बना दो सर। 7 भी रहता है, 9 भी रहता है, ए भी रहता है, पी भी रहता है, क्यू भी रहता है, एल भी है, 20 भी है, जेड भी है। अब तो सर फंस गए हम। अब बताओ कि ये सब कौन है? ये डिजिट है या लेटर है? तो उसके लिए आप क्या करें, एक तरीका तो ये है कि ये पता करें कि इसके सराउंडिंग्स में कितने कितने कौन कौन है। डिजिट कितने हैं? हमने कहा 1, 2, 3, 4, 5। लेटर कितने हैं? हमने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मैं इनकी वोटिंग कराऊं तो लेटर की वोटिंग जीत गई हमारी, लेटर ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं इस आधार पर कि ये एक लेटर होगा, यानी कि ये बी होगा। ठीक है। किसी ने कहा कि एक काम करो, इसके नियरेस्ट करेक्टर देखो। नियरेस्ट मतलब पास पास के देख लो, सारे मत देखो, सारों में वोटिंग मत कराओ, पास पास के देख लो। कितने? हमने कहा 5 देख लो। तो इसके नियरेस्ट 5 देखो कौन कौन से हैं। हमने कहा एक तो ये नजर आ रहा है, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4। अब पांचवा आप चाहो तो पी मान लो, चाहो तो सी मान लो, चाहो तो 5 मान लो, चाहो तो एक्स मान लो। जो आपका मन करे वो आप अपना मान सकते हो। ठीक है, हमने कहा चलो एक्स मान लेते। अब वोटिंग करो इसके नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब पास के, नेबर्स।
नेबर्स माने पड़ोसी। सारे पड़ोसी नहीं देखो, इसके पास के नजदीक के जो पड़ोसी हैं वो देख लो। कितने? के माने कितने? हमने कहा मान लो हिंदी में। तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 5। तो हम इसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं कि भाई हम तो 6 देख रहे थे, 4 देख रहे थे, चलो 5 मान लेते हैं फिलहाल। तो अगर मैं इसका प्रिडिक्शन करना चाहूँ कि ये कौन है, तो मैंने क्या करा, इसके 5 नियरेस्ट नेबर्स देखे और उनमें वोटिंग करी। तो भाई उस हिसाब से देखो तो डिजिट 1, 2, 3, कितने देखे आपने? 1, 2, 3, 4, 5 देखे हैं। 5 में 3 डिजिट है और 2 लेटर हैं। तो इस बार वोटिंग में कौन जीत गया? डिजिट। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये डिजिट है 13, ये डिजिट क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, एक रफ आइडिया आपको समझ में आ गया। हमारी एल्गोरिथम का नाम भी इन तीनों से मिलकर बना है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी एल्गोरिथम का नाम के नियरेस्ट नेवर क्लासीफायर, यही है। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिथम है, के नियरेस्ट नेवर क्लासीफायर, इंटरनली यही काम करती है। अब कैसे करती है, ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा कैसे करती है। यहाँ तक आसान है एकदम। ठीक है, अब देखो, मैं फ्रूट्स वाला डेटा लेकर आता हूँ इसको बेटर समझाने के लिए। फिर मैं ऑनलाइन शॉपिंग वाला डेटा भी लाऊंगा, और ये तो रखा ही है मेरे पास। तो फ्रूट्स अंडरस्कोर डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट रीड एंड, तो मैं इसका मॉडल बनाऊंगा नहीं, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। नहीं, मैंने 2 क्लास मानी है। मेरे पास 2 ही क्लास के सैंपल हैं। एक डिजिट क्लास के सैंपल हैं और एक हमारा अल्फाबेट क्लास के, लेटर क्लास के सैंपल हैं। अभी हम उसमें नहीं जाना चाहते कि हमने इसको क्यों उठाया, उसको वो छोड़ दिया। अभी हम आइडिया ले रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते तो आंसर बदल जाता। हाँ, वर्किंग क्या है वो ये है। ठीक है, अब वो कैसे पिक कर रहा है, किसको उठाएं किसको ना उठाएं, वो अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका डेटा हो गया। अब अरे बुला लो, उसको पता ही नहीं होगा ढाई सब। बुला लो इसी बैच का है। कल नहीं आए थे? नहीं, बस आज के लिए करी थी। अब जैसे ये आपका डेटा सेट है, अब एक नया सैंपल आया। नया सैंपल का डायमीटर है, मान लो 5, और वेट है 50। ये डायमीटर हो गई, ये वेट हो गया। अब आपको बताना है कि ये कौन है, ये एप्पल है कि बनाना है। मान लो ये आपको बताना है, और हमने जो मॉडल यूज करा है वो के नेवर क्लासीफायर का बनाया हुआ है। ठीक है, और ये डेटा हमने मान लो इसको फिट कर दिया। अब हम इस मॉडल से कह रहे हैं प्रिडिक्ट करो इस सैंपल को, जो ये वाला सैंपल था, इसको प्रिडिक्ट करो। अब बताओ कि ये कौन है। अब देखते हैं क्या होता है।
तो इंटरनली क्या होगा, इस सैंपल का प्रिडिक्शन करने के लिए या तो ये देखो कि आपके ट्रेनिंग डेटा में जो फिट में आया था उसमें कितने एप्पल है, कितने बनाना है। बनाना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बनाना है। और एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वोटिंग करा दो, कौन जीत गया। तो फिर तो ये कौन आएगा, एप्पल। तो फिर एक चीज बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है, फिर तो किसी भी सैंपल का प्रेडिक्शन करा देना, सबका एप्पल ही आएगा। क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में गिनती ऐसे करोगे आप, तो ट्रेनिंग डेटा में हमेशा 12 एप्पल होंगे और 10 बनाना होंगे। अब मैं आपसे कहूँ कि ये 4 है, ये 50 है, ये 2 है, ये 100 है, ये 2.5 है, ये 80 है, तो कुछ भी लिख लो। ऐसे वोटिंग करानी होगी तो फिर तो हमेशा रिजल्ट एप्पल ही आएगा। इसलिए पूरे डेटा पर हम लोग वोटिंग नहीं कराते। ठीक है, क्या करते हैं, नियरेस्ट, पास के, क्या देखेंगे, नेबर्स, पड़ोसी देखेंगे। तो अब क्या करो, इस सैंपल के नियरेस्ट सैंपल को ढूंढो पहले। टोटल 22 सैंपल है, इन 22 सैंपल पे हमारा वोटिंग नहीं कराई जाएगी। पहले इन 22 में से नजदीकी सैंपल देखो कितने। तो कितने का आंसर अभी 5 लेके चलते हैं। ठीक है, 5 ही क्यों, 6 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। हमने कहा चलो 5 ही लेके चलो। तो 5 नियरेस्ट नेबर हम लेके चलते हैं। अब सर ये बताओ, आंखों से देखकर कैसे बताओगे इसके नजदीकी इन 22 में से 5 कौन कौन से हैं? कैसे पता करोगे, डायमीटर और वेट के अकॉर्डिंग कैसे काम कराया जाता होगा। चलो हम तो आंखों से देखकर कर रहे हैं, 22 हैं। अगर ये 2200 सैंपल होते तो आंखें तो काम ही नहीं करेंगी, तो यहाँ पर गणित की जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन सी गणित है, अगर समझते हैं तो। हमने कभी 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हमारे पास मान लीजिए एक 2 डायमेंशन प्लेन है। ये 2 डायमेंशन प्लेन है, एक एक्स और ये वाई। और इस 2 डायमेंशन प्लेन में एक पॉइंट है, मान लो दिस वन। इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू मान लो 5 है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और वाई की वैल्यू मान लो 6 है। अब एक पॉइंट और है मेरे पास, यहाँ पर मान लो ये पॉइंट है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू मान लो 7 है और वाई की वैल्यू 6, या मान लो मैंने कर दी इसको 8। कुछ भी कर दो, नंबरों में कुछ नहीं है। ये 2 पॉइंट। अब मेरे पास एक पॉइंट और है, ये वाला। यहाँ पर एक्स की वैल्यू मान लो ये है, एक्स की वैल्यू 5 ही है, वाई की वैल्यू 4 है। टोटल 3 पॉइंट हो गए। अब मैं आपसे कहूं, ये वाला जो पॉइंट है, इसके नियरेस्ट कौन सा पॉइंट पड़ेगा, 5,6 वाला या 7,8 वाला। आंखों से देखकर बता पाना आसान हो गया, लेकिन अब मैं आंखों से देखकर नहीं बताऊंगा, मैं गणित के थ्रू बताना चाहता हूँ। हमने कहा अच्छा ठीक है, गणित पढ़ाने से पहले ये आपका घर है जहाँ आप रहते हो। ठीक है, अब आपको कहीं मूवी देखने जाना है, दो स्क्रीन पर सेम प्राइस है, सेम फैसिलिटी है। अब आप कौन सी स्क्रीन में जाना पसंद करेंगे, जो पास में है। तो पास, पास की डेफिनेशन क्या होगी आपके लिए, डिस्टेंस। मुद्दे की बात आ गई, डिस्टेंस। तो पास और दूर हम अपनी लाइफ में दूरी से पता करते हैं कि मथुरा पास में, आगरा दूर है, लखनऊ उससे भी दूर है। और हमारी बात, डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई, इस पॉइंट के पास कौन सा पॉइंट है, ये वाला है कि ये वाला है,
आप आंखों से देखकर नहीं बताएंगे, आप डिस्टेंस का यूज करके बताएंगे। तो क्या करो, इस वाले पॉइंट की इस वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो, फिर इस वाले पॉइंट की इस वाले पॉइंट के बीच से डिस्टेंस निकालो। जिसकी डिस्टेंस कम आएगी वो पास में, डिस्टेंस ज्यादा आई तो वो दूसरा पॉइंट और दूसरा दूर है हमारा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कुछ फार्मूलेज सजेस्ट किए गए। उनमें से एक फार्मूला होता है जिसका नाम है मिन फार्मूला। मिन क्वेस्की फार्मूला। अब मिन की फार्मूला क्या कहता है वो समझते हैं, बाकी मैं पिक्चर हटा रहा हूँ और जो काम की चीज है वो रखूंगा। तो मिन की फार्मूला ये कहता है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आप यूज करते हैं x2 माइनस x1 की पावर 1/p प्लस y2 माइनस y1 की पावर 1/p और इस पूरे की पावर 1/p। अंदर पावर नहीं है, अंदर सीधा p है, पावर p, पावर। तो मिन क्वेस्की ने ये डिस्टेंस निकालने का फार्मूला दिया। p की वैल्यू आप डिसाइड करते हैं। अगर आप p की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये अच्छा, इसमें एक चीज और है, यहाँ पर x2 माइनस x1 का मॉड भी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। आप यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से पीछे देखो, तो ये थोड़ी कहोगे मेरे पीछे है तो माइनस में है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पर मॉड लगाएंगे। ठीक है। तो अगर आप p की वैल्यू 1 रखोगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का मॉड p की पावर 1, कुछ है ही नहीं, y2 माइनस y1 का मॉड पावर कुछ लगानी नहीं है, कि पावर 1/1, तो कुछ करने ही नहीं, हो गया खत्म, हमने कहा हो गया। कहाँ पर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो जब आप p की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा। जब p की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का मोड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के मोड का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/2। तो 1/2 को स्क्वायर रूट भी कह देते हैं, पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। जब हम p की वैल्यू 1 रखते हैं तो इस फार्मूले से दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और अब इस फार्मूले को हम मिनक्वेस्की की जगह एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं मैनहट्टन फार्मूला। MANHATTAN, मैनहट्टन फार्मूला। जब मैं इसमें p की वैल्यू 2 रख देता हूँ, मिनक्वेस्की के फार्मूले में p की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ, तो इस फार्मूले को हम बोलते हैं इक्विलिडियन फार्मूला। EUCLIDEN, इक्विलिडियन फार्मूला या इक्विलिडियन फार्मूला। तो इस तरह से अगर हम p की वैल्यू 3 कर दें तो उसका कोई नाम नहीं है, वो मिनक्वेस्की ही कहलाएगा। p की वैल्यू 4 कर दें, 5 कर दें, कुछ भी करो, उसका कोई अलग सा नाम नहीं है। तो मिनक्वेस्की फार्मूला एक जनरलाइज फार्मूला होता है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। अगर p की वैल्यू 1 कर दें तो उस फार्मूले को अब हम मैनहट्टन फार्मूले के नाम से भी जानते हैं। और अगर मैं p की वैल्यू 2 कर दूं तो इसको हम इक्विलिडियन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। अब ज्यादा फेमस हुआ ये वाला, ज्यादा फेमस हुआ इक्विलिडियन वाला, तो हम उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालूं तो 5 - 5 का स्क्वायर, 5 - 5 0 हो गया,
4 - 6 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का स्क्वायर रूट लोगे 2, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 आ गई। अब 5 - 7 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 - 8 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, 20 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब जो भी आया ये हमारा, यानी कि 4 × 4 = 16, 5 × 25, 4.3 समथिंग कुछ आएगा। जब सॉल्व करोगे तो 4.3 आएगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 पॉइंट समथिंग है। तो बताओ इस वाले से पास कौन सा पड़ा, फिर ये वाला, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है। समझ में आता है ये? अब इस गणित को मशीन लर्निंग में कैसे इस्तेमाल किया गया वो देखते हैं। तो यही गणित मशीन लर्निंग के अंदर आती है। आपको क्या करना है, नियरेस्ट नेबर ढूंढने हैं। तो नियरेस्ट नेबर ढूंढने के लिए आपका ये सैंपल हो गया जो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या करो, इस सैंपल की डिस्टेंस निकालो इस वाले के साथ। 5 - 3 2 -50 - 30 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना का सीधा वैल्यू, 2 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 400, 404 का स्क्वायर रूट। अब जो भी आएगा 20 पॉइंट समथिंग ही आएगा, जो भी आएगा। अब इस वाले की इस वाले के साथ निकालो डिस्टेंस, फिर इस वाले की इस वाले के साथ निकालो डिस्टेंस। तो टोटल 22 डिस्टेंस निकल कर आएंगी, D0 से लेकर D21 तक। इन 22 डिस्टेंस में जो शॉर्टेस्ट 5 डिस्टेंस हैं वो पता करो किसके सैंपल के साथ। मान लो हमने सब कर करा के निकाला, और जब देखा तो एक तो ये निकला, इससे कम आई, और एक मान लो ये आया, एक ये आया 3, और मान लो एक आ गया ये 4, एक ये आ गया 5। मान लो ये 5 सैंपल आ गए, मान लो। ठीक है, अब क्या करो, इनकी वोटिंग कराओ। वोटिंग मतलब जो 5 नियरेस्ट सैंपल इसके आपने अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस आइडेंटिफाई करे हैं, उनकी क्लास देखो। बनाना 1, बनाना 2, बनाना 3, बनाना 4। अरे सर, पांचों के पांचों बनाना होगा ये तो। ठीक है, तो हमने तो रैंडमली 5 सेलेक्ट कर ली ना अपने हिसाब से, आंखों से देखकर, क्या पता क्या आना चाहिए था क्या नहीं आना चाहिए था। ठीक है, कुछ भी आ सकता था। अब सोचो, अगर मैं इसको हटाकर एक इसे ले लूं, आ गया। मान लो एक इसे ले लूं मैं, ठीक है, एक इसे ले लूं। ठीक है, तो काइंड ऑफ जब आप वोटिंग करते हैं तो किसी एक क्लास के मान लो एक्स आए, और किसी दूसरी क्लास के मान लो वाई सैंपल आए। अब एक्स और वाई में जो मैक्सिमम है वो कौन है, वो क्या होगा, इसका फाइनल प्रिडिक्शन होगा। तो इस तरह से के नेबर क्लासीफायर एल्गोरिथम बिहाइंड द सीन काम करती है। जिस सैंपल का आप प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं के नेबर क्लासीफायर से, पहले उस सैंपल की ट्रेनिंग में जितने भी सैंपल आए थे, ट्रेनिंग के सारे सैंपल के साथ डिस्टेंस निकाली जाती है। फिर उनमें से 5 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखा जाता है। फिर ये देखते हैं वो 5 जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट आपने देखी हैं वो किन किन सैंपल के साथ थी, और उनका टारगेट क्या था। फिर उन सबके टारगेट को हम वोटिंग के जरिए डिसाइड करते हैं कि किसकी मेजोरिटी क्लास है, और जिसकी मेजोरिटी क्लास होती है हम उसी क्लास का अपना सैंपल मान लेते हैं कि ये भी फिर इसी क्लास का होगा। तो इस तरह से इंटरनली हमारी एल्गोरिथम काम करते हैं। अब आप बोलोगे सर 2 फीचर हैं, तब तो सही है। अगर इसमें 3 फीचर हो गए तो, 4 फीचर हो गए तो, लोन वाले डेटा में तो आपके 10-12 फीचर हैं, तो कैसे चलेगा ये इक्वेशन। मैं कहा देख लेते हैं। मान लीजिए मेरा डेटा है इस तरह से,
ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब खत्म ही होने वाला है एल्गोरिथम वाला पार्ट है। मान लीजिए फीचर है X1, X2, X3, X4, X5, डॉट 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 XN। अब कितने भी फीचर हो सकते हैं, N फीचर मान लिए मैंने। अब ये एक सैंपल आया, इसमें भी N वैल्यूज हैं सारे फीचर की, तो मैं इनको डैश मान रहा हूँ। X1 डैश, X2 डैश, X3 डैश, डॉट 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 XN डैश। अब मुझे यहाँ पर बहुत सारे सैंपल गिवन, मुझे क्या करना है, इस सैंपल की इन सारे से डिस्टेंस निकालनी, जिसमें N फीचर्स हैं। फार्मूला बनेगा, पहले वाले से डिस्टेंस निकलेगी X1 डैश माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस X2 डैश माइनस X2 का स्क्वायर प्लस X3 डैश माइनस X3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 XN डैश माइनस XN का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। इसी तरह से सेकंड वाले से थर्ड वाले से ये फार्मूला बन गया। चाहे अब 2 फीचर हो, चाहे 3 फीचर हो, चाहे 4 फीचर हो, चाहे 5 फीचर हो, चाहे 10 फीचर हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से ही फीचर को हम एक और नाम से जानने लगे। क्योंकि अभी आपने जो पिक्चर बनाई थी उसमें 2 फीचर हो गए, एक हमारा डायमीटर हो गया, एक्स पर आ गया, और बाई पर मान लो आपने वेट रख लिया, किसी को किसी पर रख लो, कोई फर्क, इसको बाई मान, इसको आप वेट मान लो, इसको डायमीटर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें तो इनको हम क्या बोलते हैं, और और क्या हो सकता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर हम देखें तो ना क्या बोलेंगे, डायमेंशन भी कहते हैं। एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन, एक डायमेंशन ये हो गया, एक डायमेंशन ये हो गया, 2 डायमेंशन प्लेन हो गया। इसीलिए फीचर्स को डायमेंशन के नाम से भी जाना जाता है। मेरे पास ये क्या है, डायमेंशन। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि फीचर्स को ही डायमेंशंस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब ग्राफिकली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाते हैं उनको, है ना, सरफेस में दिखाने की कोशिश करते हैं, प्लेन में दिखाने की कोशिश करते हैं किसी, तो प्लेन के अंदर कोई भी चीज जब आती है तो वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग सेट करी जाती है। इसीलिए यहाँ पर फीचर को ये कहा जाता है। ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर मान लीजिए सिचुएशन हम ऐसी कर देते हैं जहां पर वोटिंग में टाई का केस आ जाए, टाई वाला। जैसे मान लीजिए आपके डेटा में 3 क्लास हैं, एप्पल, बनाना और मैंगो। अब एक नया सैंपल आया, मैंने इसका प्रिडिक्शन करने के लिए वोटिंग वोटिंग वाला खेल करा। तो जब मैंने 5 नियरेस्ट सैंपल निकाले तो एप्पल क्लास के एक आए, बनाना के 2 नियरेस्ट आ गए, मैंगो के भी 2 नियरेस्ट आ गए। भी 3 क्लास होंगी तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा केस, सर आप 5 पे वोटिंग क्यों करा रहे हो, हम तो 6 पे कराएंगे जानबूझकर, और 2 ही क्लास हैं, एप्पल और बनाना। 3 इसके आ गए, 3 इसके आ गए। दोनों एक ही बात पूछना चाह रहे हैं कि अगर टाई हो जाए वोटिंग कराते समय तो आंसर कहाँ से लाओगे। अब यहाँ सुपर ओवर तो होगा नहीं क्रिकेट की तरह, और ना डकवर्थ ल्यूज का नियम चलेगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो क्लास पहले आती होगी उसको विनर बना दिया जाएगा। तो जो टाई का केस होता है, टाई के केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले क्लास आती है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा विनर बता दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ आ जाओ, टाई किस किस क्लास में हुआ, हमने कहा बनाना और मैंगो। बनाना लिखो इंग्लिश में, मैंगो लिखो इंग्लिश में, बताओ पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बनाना। तो बस बनाना जीत गया, कोई तर्क नहीं है इसके पीछे, किसी एक को जिताना था, इस आधार पर हमने जिता दिया।
है ना? कह सकते हो। अब इस वाले केस में कौन जीत गया? एक फ्रूट का नाम है अजय, एक फ्रूट का नाम है अभिषेक। दोनों की वोटिंग कराई, 3-3 आ गए। अब बताओ कौन जीत गया? वही है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसको कहते हैं। रोल नंबर क्लास में अगर दो लोगों का नाम ए से शुरू हो रहा है, तो दोनों का रोल नंबर एक तो हो नहीं जाएगा? तो फिर सेकंड लेटर से देख। यही हो रहा है आजकल। ठीक है, तो एक ट्रेंड चल गया है ये, जहाँ पे टाई का केस आता है और तो ऑर्डर लगाना हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि केनेवर क्लासिफिकेशन में वोटिंग होती है, वोटिंग में टाई तो हो सकता है। ठीक है, उससे बचाने के लिए इन्होंने सबसे पहले डिसीजन क्या करा, नंबर ऑफ जो इन्होंने नेबर्स सेलेक्ट करे वो 5 करे, ऑड नंबर करे, ताकि ये कोशिश कर रहे हैं बचा जा सके। तो जब 2 क्लास वाला है तो बच लोगे, 2 से ज्यादा क्लास होंगे तो फिर ये भी तरीका आपका नहीं बचा पाएगा। नहीं, हम बदल सकते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे, अभी आएगा। अब हम जिस लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं इस एल्गोरिथम को समझने के लिए, वो एसके लर्न लाइब्रेरी बाई गूगल। ये एल्गोरिथम एसके लर्न के अलावा और लाइब्रेरी हैं मशीन लर्निंग की पाइथन में, जैसे एम एल पाई एक लाइब्रेरी है, ऑरेंज नाम की एक लाइब्रेरी है, उसमें भी होती हैं। तो आगे वाला जो डिसीजन है टाई वाला, हर लाइब्रेरी वाले का अपना अपना है। ये एसके लर्न का डिसीजन है कि टाई के केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहली क्लास आती है उसको विनर कर देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितनी भी लाइब्रेरीज हैं मशीन लर्निंग की पाइथन में सबने यही डिसाइड करा है। सबका अपना अपना डिसीजन हो सकता है। जैसे ऐसा भी हो सकता था कि टाई के केस में क्या करते हैं, ट्रेनिंग डेटा में जाकर देखो मेजोरिटी किसकी ज्यादा है। जैसे आपका टाई हुआ एप्पल और बनाना में, अब जाकर देखो कि एप्पल के कितने सैंपल थे ट्रेनिंग में और बनाना के कितने थे, जिनकी मेजोरिटी बन रही है उसी को विनर बना दो। ऐसा भी हो सकता था। तो ये अलग अलग डिसीजन हो सकते हैं। अच्छा, ये तो पाइथन की बात हो गई। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी मशीन लर्निंग लोग पढ़ते हैं, और इवन पाइथन से पहले आर से ही पढ़ते थे, ये तो अब पढ़ने लगे हैं पाइथन से पिछले 5 साल से, है ना? मैटलैब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, आर से भी पहले जो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में बूढ़े बूढ़े प्रोफेसर होंगे वो मैटलैब से ही पढ़ते हैं मशीन लर्निंग को। उन्हें खुद नहीं पता पाइथन में क्या होता है और आर में क्या होता है। जो आजकल की जनरेशन है, जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए, वो पाइथन से पढ़ रहे हैं। आज से 5 साल पहले जो लोग होते थे वो आर लैंग्वेज से पढ़ते थे, और आज से 15 साल पहले जो लोग पढ़ गए वो मैट लैब से पढ़ते थे। और कॉलेज वाले आज भी इसी के पीछे पड़े होंगे, मैट लैब से पढ़ो, क्योंकि आता ही यही है। तो लेकिन मैट लैब लैंग्वेज में भी यही एल्गोरिथम है, केनेवर क्लासिफायर। ठीक है, तो उनका अपना डिसीजन है, आर का अपना डिसीजन है। इवन एक ही लैंग्वेज की अलग अलग लाइब्रेरीज हैं तो उनके अपने अपने डिसीजन। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं एसके लर्न, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो। अब सारी बात समझ में आ गई। अब हम इसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। कंक्लूजन कि ये पूरी कहानी जो हमने अभी समझी है पिछले 20-25 मिनट लगाकर, अपने प्रिडिक्शन में इसका यूज कैसे करें जिससे हम करेक्ट प्रिडिक्शन की तरफ मूव कर जाएं। किस? 3 एप्पल ने 2 बनाना तो एप्पल करेगा। डिस्टेंस पे ना, वे जो 3 और 5 आपने निकाले अपने मन से थोड़ी निकाले हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी उनके अकॉर्डिंग आपने निकाले वो 5 सैंपल।
डिस्टेंस को सिमिलरिटी कह सकते हो। जो चीजें आपस में क्लोज हैं उनका सिमिलरिटी ज्यादा है। ठीक है, बहरहाल। अब आप ध्यान से देखो, जब मैं इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट कर रहा हूं, और अगर मैं मान लो इन्हीं दो के बीच की डिस्टेंस निकालूं फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो गई 6 - 3 का स्क्वायर, 100 - 30 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसमें समझने की कोशिश करना क्या हुआ होगा। अब जो रिजल्ट आया, 70 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आएगा। इस डिस्टेंस की जो वैल्यू आई है, उसमें कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, डायमीटर या वेट? इस क्वेश्चन को दोबारा सुनना है, क्योंकि यही हमारा समस्या का समाधान बन सकता है। यही नहीं कह रहा गारंटी बनेगी, लेकिन कई बार ये हमारा समस्या का समाधान बन जाता है। क्या मैंने बोला कि जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बिहाइंड द सीन, मान लीजिए दो फीचर के साथ हम चल रहे थे, डायमीटर और वेट। अब मैंने यहाँ पर दो सैंपल के बीच की डिस्टेंस निकाली, 6 - 3 का स्क्वायर, 100 - 30 का स्क्वायर। अब जो भी रिजल्ट आया, मैंने आपसे ये पूछा, इस रिजल्ट को लाने में जो 70 आया है, इसको लाने में कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा फीचर डोमिनेंट हो रहा है, डायमीटर वाला या वेट वाला? क्योंकि वेट वाला, क्योंकि वेट में वैल्यू बड़ी है, 100। अब मान लो एक जगह लिखी है 100, यहाँ लिखिए, अब सोचो 120, अगर मैं 120 और कहाँ ये लिखिए 25, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालूं, तो 120 - 25, 95 हो गया, 95 का स्क्वायर। अब जो वैल्यू आएगी वो पूरी की पूरी तरह वेट पे डिसाइड हो जाएगी। मतलब जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर का कोई रोल रहा ही नहीं होगा। जो हमारा मॉडल होगा, वो मॉडल किसी भी सैंपल का प्रिडिक्शन वेट के अकॉर्डिंग कर देता होगा। अब इस बात को मैं आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूँ फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पर मॉडल पहले तो एक्स और वाई निकाल लिया, यही निकाल लिया। DF_, क्या नाम था फ्रूट था, क्या था, FR_DF, और_, ट्रेनिंग टेस्टिंग छोड़ो, हम सीधा फिट करके प्रिडिक्शन करेंगे। पूरा का पूरा डेटा ट्रेनिंग मान लिया। अब मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। मैंने डायमीटर कहा 2.5, वेट मैंने कहा 30। अगले सैंपल का मैंने डायमीटर बढ़ा दिया 3.5, वेट नहीं बढ़ाया। ठीक। तीसरे सैंपल का मैंने डायमीटर बढ़ा दिया 4.5, वेट नहीं बढ़ाया। चौथे सैंपल का डायमीटर मैंने बढ़ा दिया, लेकिन वेट फिर भी नहीं बढ़ाया। अब देखो, इन चारों में आप डायमीटर को बदल रहे हैं, लेकिन वेट नहीं बदल रहे हैं। अब देखते हैं बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होगा। क्या बता रहा है चारों को? बनाना, 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 बनाना बता रहा है। डायमीटर बढ़ा रहे हो, वो सब फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो तो कह रहा है मतलब वेट देख रहा हूँ। हमने कहा अच्छा, एक काम करते हैं, मैंने ये कर दिया 2.5, वेट कर दिया मैंने 100। क्या बताने लगा? जबकि 2.5 तो इसका भी है और 2.5 इसका भी है। मतलब हमारा मॉडल पूरी तरह से
हमारा पक्षपाती हो गया है। किस मामले में? वो सिर्फ वेट को ही देख रहा है, वो डायमीटर को फोकस ही नहीं कर रहा है। उसकी वजह क्या है? अभी आपने समझाई उसकी वजह, कि बिहाइंड द सीन प्रिडिक्शन करने में हर सैंपल की डिस्टेंस निकाली गई होगी डेटा के साथ। हर सैंपल की डिस्टेंस निकाली गई होगी, और वो डिस्टेंस जो आई होगी वो पूरी तरह से वेट के अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन लिया जा रहा होगा कि शॉर्टेस्ट कौन से सैंपल हैं, नियरेस्ट सैंपल कौन से हैं। डायमीटर का तो कोई कंट्रीब्यूशन रहा ही नहीं। समझ रहे हो? अब इसका मतलब ये रहा कि सर ये जो आपने डेटा देखा है, इसका स्कोर 70-74 आया। ध्यान से देखो इस डेटा को। इस डेटा में कौन सा फीचर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा प्रिडिक्शन के लिए? एक, दो, तीन, चार। बाकियों को तो बेचारों को मौका ही नहीं मिल रहा होगा समझने का। इन्हीं चार के ऊपर, इन चारों में भी सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? इनकम। माना इनकम एक हमारा सबसे प्राइमरी क्राइटेरिया होगा लोन अप्रूवल करने का। लेकिन सर सिर्फ इनकम से थोड़ी काम चलेगा, ये भी तो देखो ना कि उस पर कितने लोन चल रहे हैं पहले। ये भी देखो ना घर में कितनी फैमिली रह रही है। सिर्फ इनकम है और आप उसे लोन दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये भी तो देखो कितना लोन अमाउंट है ना, वगैरह 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 वगैरह। उसका सिविल चेक नहीं करोगे? अब तक उसने कितने लोन लिए, वापस कर दिए कि नहीं कर दिए, है ना? तो ये उसकी हिस्ट्री हो गई। अब तक उसने जितने लोन लिए हैं उसमें क्या सारे उसने निपटा दिए हैं? वन का मतलब निपटा दिए हैं, जीरो का मतलब नहीं निपटाए हैं। तो ये भी तो देखो। ठीक है, चलो। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें ये पता चल गया कि हमारा मॉडल। हाँ बोलो। हम्म, 120 - 30, ये हो गया मान लो। हाँ, अभी बताओ 120 - 30 अगर करा होगा उसने, तो कितना डिफरेंस आया होगा बीच में? 80 का। और फिर 7.5 का डिफरेंस 4.5 से लो कितना आया होगा? 3। 3 का स्क्वायर करो, 9। 80 का स्क्वायर करो, 6400 समथिंग। अब जो भी डिस्टेंस आई होगी उसकी वैल्यू जो भी आ रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ वेट की वजह से आ रही है ना? तो अब इस पूरे बात का प्रैक्टिकल मैंने करके यही दिखाया ना, कि वो फीचर डोमिनेंट होता है, वो फीचर इन्फ्लुएंस करता है प्रिडिक्शन के लिए जो हाई वैल्यू रख रहा है, जिसकी वैल्यू की रेंज ज्यादा है। तो सर ये तरीका सही नहीं है। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर अब सोचो, ऑनलाइन शॉपिंग वाले डेटा में अगर आपको याद रह गया हो तो एक फीचर था जेंडर, 0101 वैल्यू आ गई हमारी। एक फीचर था उसमें एज, एज की वैल्यू कितनी होगी? 15 20 25 30 70 80 90, खत्म। सैलरी भी तो थी उसमें, एस्टिमेटेड सैलरी फीचर था एक। 15,000 20,000, 15,000 20,000। सोचो, किसी की सैलरी 80,000 है, किसी की सैलरी 10,000 है। 80,000 माइनस 10,000, 70,000, 70,000 का स्क्वायर। ठीक है, और अब समाधान बताओ। समस्या क्या है वो समझ में आ गई। अब बताओ समाधान क्या है। समाधान का नाम है डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर का एक और स्टेप। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में आपने क्या क्या सीख लिया? क्लीनिंग करना सीख लिया, आपने एनकोडिंग करना सीख लिया। डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर ही एक और स्टेप आता है जिसका नाम है स्केलिंग, फीचर स्केलिंग। हाँ जी। वो सर डिस्टेंस निकाले होगे ना, डिस्टेंस के हिसाब से फिर डिसीजन आया होगा। बट डिस्टेंस के हिसाब से हम कौन सा नियरेस्ट सैंपल निकालें, तो वो तरीका ही गलत हो गया ना हमारा। क्योंकि जब आप डिस्टेंस के हिसाब से नियरेस्ट सैंपल देखोगे
तो वो डिस्टेंस आई किस हिसाब से रही है, सिर्फ वेट के हिसाब से निकल कर आ रही है। हम कह रहे हैं वेट का भी तो कंट्रीब्यूशन लो थोड़ा सा। तो ये अब हमारा अगला क्या हो गया, डेटा प्री प्रोसेसिंग में फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? तो एक एक प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन आपको पता होने चाहिए। इंटरव्यू में कभी भी मशीन लर्निंग का प्रोग्राम नहीं बनवाते कि मशीन लर्निंग का प्रोग्राम तो 5 लाइन का है, एक्स निकालो, वाई निकालो, ट्रेन टेस्ट करो, मॉडल बनाओ, फिट करो, कहानी खत्म। हमेशा इंटरव्यू के अंदर यही, अंदर क्या हो रहा है वही पूछते हैं। ठीक है। जैसे डेटा प्री प्रोसेसिंग हमने पहले प्रोग्राम में पढ़ी नहीं थी, और सारा का सारा खेल उसी का निकल के आ रहा है। क्योंकि रॉ डेटा जब मिलेगा आपको, क्लाइंट से डेटा जो आता है वो रॉ डेटा होगा। वो उस फॉर्मेट का डेटा थोड़ी देगा जो मशीन लर्निंग के लिए बेस्ट होता है हमारा, बेस्ट फिट होगा। वो तो अपने हिसाब से जो है वो दे देगा, आप जानो क्या करोगे इसके साथ अब। इसीलिए मशीन लर्निंग से पहले आपको एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल डेटा प्री प्रोसेसिंग का ही है। डायरेक्ट मशीन लर्निंग पढ़ोगे बिना एनालिटिक्स के तो बहुत सारा स्ट्रगल आपको करना पड़ जाएगा। बहरहाल, फीचर स्केलिंग हमें ये सिखाता है कि जितने भी फीचर हैं इन सबको मैं इक्वली इंपॉर्टेंट कर दूंगा। आपके डेटा में जितने भी फीचर्स हैं, सारे फीचर इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कोई भी फीचर अपने आप को इंपॉर्टेंट नहीं बता पाएगा कि मैं इंपॉर्टेंट फीचर, इक्वली इंपॉर्टेंट। कैसे कर देता है सर ये? अच्छा आप बताओ कि ये क्या करता होगा ऐसा जिससे ये कह पा रहा है कि मेरे हो जाने से सारे फीचर एक समान हो गए। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी वजह से ये डिसीजन आया या मेरी वजह से नहीं आया। क्या करता होगा ये, सोच कर देखो। ये, अच्छा स्केलिंग का मतलब क्या होता है? स्केलिंग में जनरली साइंस आता है काटना छाटना। जैसे दांत के लिए स्केलिंग होती है, टूथ स्केलिंग करा लो, साफ सफाई करा लो, गंदगी भर गई है कैविटी भर के निकलवा लो, दांत छोटे बड़े हैं सीधे करा लो, सब एक समान करा लो। स्केलिंग वर्ड मतलब मेजरमेंट एकदम करेक्ट हो आपका, तभी तो स्केल बना। स्केल माने प्रकार। पटरी जो होती है, जो हम यूज करते थे अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, स्केल होता था ना, पैमाना। हर चीज नपी तुली, काइंड ऑफ साइंस लेना है हमें। तो फीचर स्केलिंग मतलब है सारे फीचर नपे तुले हो गए, अब कोई फीचर कम ज्यादा नहीं है। तो ये क्या करता है फीचर स्केलिंग, हर फीचर की वैल्यू को सेम रेंज में ले आता है। अब वो सेम रेंज आप भी डिसाइड कर सकते हैं, और आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ कर दी जाती। लेट अस सपोज मैंने 1,2 कर दी, तो पहला फीचर मान लो 10,000, 18,000, 25,000, यहाँ पर 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़ ऐसी वैल्यूज हैं। यहाँ पर 8, 10, 15, 25, 35, 38, 47 ऐसी वैल्यू है। यहाँ पर यहाँ पर वैल्यू है मान लो 1, 2, 1.5, 2.5, पौने 3, 3.25, 4, 5.25, पौने 6, ऐसी वैल्यूज हैं। अब तो सर बहुत अलग अलग है। फीचर स्केलिंग करते ही आप अगर ये कहोगे फीचर स्केलिंग से सबको 1 और 2 के बीच में ला दो, तो सबकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में आ जाएंगी, चाहे वो लाखों में थी, चाहे करोड़ों में थी, चाहे वो छोटी थी, चाहे वो बड़ी थी। अब सारे फीचर अपनी वैल्यू 1 और 2 की रेंज में रखेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए उसके बाद फिर मैं डिस्टेंस वाला सोचूं, तो अब सारे फीचर कैसे हो गए, इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए फिर तो, क्योंकि आपने सारे फीचर की वैल्यू कैसी कर दी, सेम रेंज में कर दी। ऐसा करने वाला क्या कहलाता है, फीचर स्केलिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है, जो कि डेटा प्री प्रोसेसिंग का आपका पार्ट हो गया। फीचर स्केलिंग क्या एडवांटेज है बताओ फीचर स्केलिंग का? तो फीचर स्केलिंग का फायदा क्या हुआ कि कोई भी फीचर जो बड़ी वैल्यू कंटेन कर रहा था वो प्रिडिक्शन को इन्फ्लुएंस करता था, अब वो नहीं कर पाएगा।
क्योंकि वो भी सबके जैसा ही हो गया, जैसा लोन वाला हो गया। ठीक है। या फ्रूट्स वाले में डायमीटर की तरह ही कौन हो जाएगा, वेट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर ये होगा कैसे, ये तो समझ में आ गया कि फीचर स्केलिंग होनी चाहिए, लेकिन फीचर स्केलिंग अब होती कैसे है, इसका कोड क्या बनेगा वो बताइए। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट। फीचर स्केलिंग करने के लिए हमारे पास 5 तरीके होते हैं। उन 5 तरीकों में एक तरीका है मिन मैक्स स्केलिंग। मिन मैक्स स्केलिंग क्या होती है, उसके लिए मशीन लर्निंग में एक क्लास है जिसका नाम है मिन मैक्स स्केलर। तो जितनी भी स्केलिंग मशीन लर्निंग में कराई गई हैं प्रोग्रामेटिकली हमारे लिए क्लासेस बनाकर दी गई हैं। इनको हम बोलते हैं स्केलर क्लासेस, और हम इनका यूज करने के लिए इनका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने क्या करा, मिन मैक्स स्केलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं इस स्केलर ऑब्जेक्ट से कहूंगा, जब मैं इसको क्रिएट करूंगा बताता हूँ फीचर रेंज, मैंने कहा 1,2। अब ये जो स्केलर बनाए ये आपसे डेटा मांगेगा अभी, और उसके बाद उस डेटा में जितने फीचर थे हर फीचर की वैल्यू इस रेंज में ले आएगा, 1 और 2। कैसे ले आएगा ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी ये ले आएगा, ये देख लेते हैं कि ला भी रहा है कि नहीं ला रहा है। और ला रहा है तो उसके पीछे भी कोई क्या चल रही होगी, गणित चल रही होगी, है ना? तो वो गणित पढ़ लेंगे। क्या करा, स्केलर ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और बच्चों की तरह समझते हैं। इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी। मैंने क्या करा, अपनी तरफ से कोई डेटा बनाया, जानबूझकर मैं ऐसा डेटा बना रहा हूँ जो समझने में आसान हो और जो हम चाहते हैं वो हो जाए। यहाँ कर दिया मैंने 2, यहाँ कर दिया मैंने 80, यहाँ कर दिया मैंने 1, ये कर दिया मैंने मान लो 65। ठीक है, ये समझाऊंगा तो शायद समझ में आ भी रहा होगा। यहाँ कर दिया 1.5, और ये कर दिया मान लो मैंने 50, ये कर दिया मैंने 5.5, ये कर दिया मैंने 100, ये कर दिया मैंने 4, ये कर दिया मैंने 90। तो जी 1 2 3 4 5 हो गए। अब मैं इनको प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ। ऐसा मान के चलते हैं सर ये 2 फीचर है, पहला फीचर ये रहा, दूसरा फीचर ये रहा। ठीक है, पहले फीचर को हम x0, दूसरे वाले को हम x1। ज्यादातर मशीन लर्निंग के जो डेवलपर्स हैं या मशीन लर्निंग पे काम करने वाले जो कम्युनिटी है, पहला फीचर x0 वो लोग कहते हैं रादर देन x1 और x2। शुरुआत वो 0 से करते हैं ना, तो हम लोग भी मान लेते हैं मशीन लर्निंग कम्युनिटी की बात, कि पहला फीचर जिसका नाम नहीं पता है, अगर पता है कि एज है, ये जेंडर है, ये सैलरी है, तब तो ठीक है। और जब नहीं पता है तो x0 x1 x2 मानकर आपको पढ़ना चाहिए। x0 को एक फैंसी नाम दिया गया है नॉट, x0। पहला फीचर x0, उसके बाद x1, फिर x2 x3। तो 0 को एक नया प्रोनाउंसिएशन नॉट मिला हुआ है, इसको नॉट पढ़ते हैं। बहरहाल ये हमारा x0 फीचर हो गया, या x1 फीचर हो गया। अब दिख रहा है कि इसमें अलग रेंज है और इसमें अलग रेंज है। ठीक है, अब मैं बिना दिमाग लगाए स्केलर को ये डेटा दे दूंगा x वाला, और हमारे बताए गए रेंज में इन दोनों को लाकर ये दे देगा। तो कैसे कहोगे, स्केलर ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म।
और आप इसे अपना डेटा दे दो। ये आपको इस डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करके दे देगा। मान लो इसका नाम कर दिया मैंने एक्स एक्स। सर प्रिंट कराना जरा एक्स एक्स को, हमने कहा देख ली। टू 1.22 बन गया, वन वन ही रह गया, 1.5 1.11 बन गया, 5.5 2 बन गया, 4 1.66 बन गया, 80 1.6 बन गया, 65 1.3 बन गया। अब अगर मैं इस डेटा से मॉडल का ट्रेनिंग कराऊं और फिर मॉडल से एक नए सैंपल का प्रिडिक्शन कराऊं, अब मॉडल जब डिस्टेंस निकालेगा तो जो भी डिस्टेंस की वैल्यू आ रही होगी वो इन दोनों पर ही हमारा डिपेंड कर रही होगी, रादर देन किसी एक पर डिपेंड कर रही होगी। समझ में आती है बात हमारी? ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, फीचर स्केलिंग की झलक हो गई कि हाँ फीचर स्केलिंग होती है और दिख रही है, चलती है। अब ये अभी हम सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है कि सर 80 को 1.6 कैसे बना दिया। रैंडम तो नहीं है सर, हमने कहा रैंडम नहीं है, यही आएगा कितनी बार भी चला लो। मतलब एक फिक्स फार्मूला है इस काम को करने का। ठीक है। चलो, अब किसी भी डेटा पर जो आपने ये काम किया है, आप क्या करें, फीचर स्केलिंग कर। अच्छा सर एक काम कर, यहाँ पर अगर आप 1 और 2 की जगह 0 और 1 कर दूं तो अभी आपके ऊपर है। ये लो, सारी वैल्यू 0 1 में ट्रांसलेट होंगे, 0 से कम नहीं, 1 से ज्यादा नहीं है। हाँ मतलब फीचर रेंज जो आप दे रहे हैं उनके बीच में एक का ही गैप रखो तो ही सही है। आप 0 और 10 कर दो, फायदा क्या हुआ फिर, जहां पर थे घूम कर फिर वहीं आ जाओगे। आप लिख दो 0, 100 तो क्यों कर रहे हो फिर इसके लिए, तो इतना ही करना था। ठीक है। चलो, अब फीचर स्केलिंग जब हम कर रहे हैं तो फीचर स्केलिंग में ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा के साथ चीजें थोड़ा अलग हैं समझने के लिए। कैसे अलग हैं वो देख। मैं क्या करता हूं, मैं इस डेटा को, जो 5 सैंपल का डेटा है, ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें फाइनली करना तो उसी के साथ होगा। अब ट्रेन में ये सैंपल आ गए मेरे और टेस्टिंग में ये सैंपल आ गए। ये ओरिजिनल डेटा है जिसको मैंने स्प्लिट करा है ट्रेन और टेस्ट में। अब स्केलर क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मिन मैक्स स्केलर। फीचर रेंज मैंने पास कर दी। अच्छा जल्दीबाजी में अगर भूल गया तो फीचर रेंज पास करना, एरर तो दे नहीं रहा है। बाय डिफॉल्ट वो 0 1 अपने आप कंसीडर कर लेगा। तो मिन मैक्स स्केलर में अगर मैं फीचर रेंज बताना भूल गया तो वो बाय डिफॉल्ट फीचर रेंज की वैल्यू 0 1 कंसीडर कर लेता है। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि मैं एस सी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, इसमें डालूंगा मैं ट्रेनिंग डेटा, और ट्रेनिंग का एक्स एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, ये आगे निकल गया। लेकिन जब आप टेस्टिंग डेटा को स्केल करते हैं तो दो बातें याद रखनी है। अभी याद रखनी है, उनके पीछे वजह है वो भी समझ में आ जाती है। पहली बात, जब आप टेस्टिंग के डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे यानी स्केल करेंगे तो स्केलर क्लास का ऑब्जेक्ट दोबारा नहीं बनाएंगे। वही स्केलर ऑब्जेक्ट
जो ट्रेनिंग के डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज किया था, सेम स्केलर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। दोबारा से नहीं लिखना है एस सी इक्वल टू मिन मैक्स स्केलर, क्योंकि अगर आपने दोबारा लिख दिया तो फिर तो आप फिर से रेंज दे दोगे, कुछ और दे दोगे, फिर कुछ और हो जाएगा टेस्टिंग का डेटा। तो दोबारा से स्केलर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। ठीक है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, टेस्टिंग डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेथड का नाम फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, सीधा ट्रांसफॉर्म होगा। ये हो गया आपका टेस्टिंग, एक्स एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप फीचर स्केलिंग मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो पहली बात, स्केलर ऑब्जेक्ट एक ही बनाना है, ट्रेनिंग डेटा पर भी वही ऑब्जेक्ट यूज होगा और टेस्टिंग डेटा पर भी वही ऑब्जेक्ट यूज होगा। दूसरी बात, स्केलर ऑब्जेक्ट के अंदर दो मेथड होते हैं, एक है फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म और एक है ट्रांसफॉर्म। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म मेथड ट्रेनिंग डेटा को स्केलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। टू स्केल ट्रेन डेटा। और ट्रांसफॉर्म मेथड टेस्टिंग डेटा के लिए यूज किया था, टू स्केल टेस्ट डेटा। ठीक है। दोनों क्वेश्चन में आप क्यों लगा सकते हैं कि क्यों स्केलर ऑब्जेक्ट नया नहीं बनाए, क्यों हम अलग अलग मेथड यूज करें, और इस क्यों का आंसर, तीसरा क्यों, कि सर ये वैल्यू कहाँ से आती है ट्रांसफॉर्म होकर, इन तीनों क्यों का आंसर तभी मिलेगा जब आपको स्केलर की मैथ पता हो। मैथ या मैथ्स, मैथ्स को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गणित को अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहते हैं, मैथ कहते हैं, मैथ्स कहते हैं। मैथमेटिक्स फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट में मैथ्स कहते हैं, ऐसा बोले ना बोले, बोलना है। कलर की स्पेलिंग कौन सी सही है? हाँ, तो यही भी यही है। मैथ्स चलता है ब्रिटिश में, यही तो मैं याद दिला रहा था आपको। और मैथ चलता है अमेरिकन में। अमेरिकन स्टैंडर्ड में जो इंग्लिश है वो मैथ है, और ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ब्रिटिश को ही एक्चुअल इंग्लिश माना जाता है, यही अंग्रेज थे, है ना। ये तो बाद में अंग्रेज बने हैं अमेरिका वाले, तो इन्हीं को एक्चुअल में अंग्रेज माना जाता है, और इनके अकॉर्डिंग गणित को इंग्लिश में मैथ्स कहते हैं शॉर्ट। यही सही है। दुनिया में 80% कंट्रीज ब्रिटिश स्टैंडर्ड को ही फॉलो करती हैं, सिर्फ 20% कंट्रीज है अमेरिका वाली अंग्रेजी मानती हैं। कहाँ चले थे, कहाँ चले गए सर आप? थोड़ा सा, मैंने आंसर दिया ही नहीं था उसका भी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाए, और दो मेथड क्यों यूज करे, एक ही क्यों यूज नहीं करा, और ये कैसे पता चला कि वैल्यू ट्रांसफॉर्म होकर यही आएगी, कुछ और क्यों नहीं आई। तो उसके पीछे हमने पहले क्या पढ़ना होगा, स्केलर की गणित पढ़नी होगी। तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और इनको समझ में आ गया कि अगर आपने स्केलर ऑब्जेक्ट मान लो दोबारा बनाया टेस्टिंग के लिए, और टेस्टिंग में आपने लिख दिया फीचर रेंज 100,200, और ट्रेनिंग में जो फीचर गए हैं उसकी स्केलिंग है 0,1, तो खेल नहीं बिगड़ गया पूरा? तो अभी के लिए सही है ना। एग्जैक्ट आंसर तो जब गणित पढ़ाऊंगा इसकी तभी समझ में आएगा। अभी क्या करो सर, अभी ऊपर ऊपर से बता दो कि स्केलर से हमारी समस्या सॉल्व हो सकती है, तो पढ़ने का मन थोड़ा ज्यादा करेगा। दिख तो रही है कि हाँ स्केलर कुछ कर तो रही है ना। अपने वाले पर आ जाओ सर, इसी पर आ जाओ, फ्रूट्स वाले डेटा पर आ जाओ। हमने कहा चलो फ्रूट्स वाले पर आ जाओ। ये था बिना स्केलिंग के, अब मैं स्केलिंग के साथ कर रहा हूँ। फिट मत करना अभी, पहले क्या करो, स्केलिंग कर लो। सर मैंने इसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवीजन तो करी नहीं है, यानी कि सब ट्रेनिंग डेटा ही मान लिया मैंने, तो फिट एंड को ट्रांसफॉर्म से मेरा काम हो जाएगा।
ठीक है, चलो देखते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने स्केलर ऑब्जेक्ट बनाया, मिन मैक्स स्केलर, फीचर रेंज दे दी ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। एस सी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर दिया एक्स को, और मान लो ये एक्स एक्स बनकर आ गया। अब मैंने इसको जब फिट कराया, एक्स एक्स और वाई के साथ फिट कराया, ठीक है एकदम, हमने कहा सही है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा समझिएगा, मैं मॉडल को कह रहा हूँ मॉडल ये लो, प्रिडिक्शन करके दो। तो मैं अभी आंख बंद करके ये कह सकता हूँ कि मॉडल गलत आंसर दे रहा होगा, एरर नहीं देगा। मॉडल में यही समस्या, एरर नहीं देता है, गलत आंसर दे सकता है। सब सबको एप्पल बता दिया इसने, सारे सेम है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मॉडल ये कह रहा है कि जब आपने मुझे ट्रेनिंग दी है ना, तो सारे फीचर 0 और 1 की वैल्यू के साथ मैंने देखे हैं। अब आप मुझे जिन सैंपल्स के लिए प्रिडिक्शन करना चाह रहे हो, उनमें क्या डायमीटर और वेट की वैल्यू 0 1 की रेंज में है? नहीं। तो मॉडल तो कंफ्यूज हो ही जाएगा ना, क्योंकि मॉडल ने कभी ऐसी वैल्यू देखी नहीं। मॉडल ने तो सारी वैल्यू 0 1 देखी है। उसे क्या पता 50 क्या होता है, 30 क्या होता है, 100 क्या होता है? तो अपने हिसाब से जो सबसे नजदीक लग रहा होगा वो बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बार ये जो आपका डेटा है टेस्टिंग वाला, इसी बात है। अब उस केस में हम यही सोचेंगे ना कि जो सबसे ज्यादा नजदीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूं कि नोएडा से अगर मैं लखनऊ, उसके बाद मैं आपसे कहूँ नोएडा से आगरा, है ना, तो यहाँ तो आप डिस्टेंस के बेस पर पता कर लोगे कि आगरा पास है, लखनऊ दूर है। ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैंने कोई ऐसा आपको शहर का नाम दे दिया, मान लो उज्जैन, ना अब नोएडा से उज्जैन निकालो। उज्जैन से नोएडा की डिस्टेंस किसके कॉन्टेक्स्ट में आएगी? लखनऊ वाले कॉन्टेक्स्ट में आएगी या मथुरा वाले कॉन्टेक्स्ट में आएगी? कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया कि जो वैल्यू आएगी नोएडा से उज्जैन की, ये कम को रिप्रेजेंट करेगी या ज्यादा को रिप्रेजेंट करेगी? नोएडा से मथुरा, नोएडा से लखनऊ, नोएडा से उज्जैन। अब मुझे बताओ नोएडा से उज्जैन की दूरी किसके नियरेस्ट है, लखनऊ से या मथुरा से? लखनऊ से। अब मैं आपसे कहूँ नोएडा से अमेरिका, 7 समुद्र पार कर दिया एकदम, नोएडा से अमेरिका की दूरी किससे ज्यादा नजदीक है? अभी लखनऊ से ही होगी। ध्यान से सोचो, अमेरिका से लखनऊ पास पड़ेगा अभी भी? ऐसा हो सकता है? समझ रहे हो कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? जब आप नियरेस्ट नेबर की बात कर रहे हैं, आप, अच्छा, पिक्चर से समझो। आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, अब एक इंसान यहाँ खड़ा है, एक इंसान यहाँ खड़ा है, ये इंसान नंबर 1 है, ये इंसान नंबर 2 है। अब इंसान नंबर 3 कह रहा है मेरा पड़ोसी कौन है? हमने कहा ये है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस तीसरे वाले को यहाँ से हटाकर और दूर भगा दिया। ये तीसरा वाला है, ये दूसरा वाला है, और ये पहला वाला है। अब बताओ इस इंसान का सबसे नजदीकी पड़ोसी कौन है?
अब मैं इसको और दूर ले जा रहा हूँ, और दूर ले जा रहा हूँ, बिल्कुल सात समुद्र पार ले गया मैं इसको, नरक स्वर्ग में ले गया। अब बताओ इसके नजदीकी कौन है फिर भी? समझ में आ रहा है? अब आप कह रहे हो कि आपका यहाँ पर फीचर की वैल्यू 30 है, मैंने 300 कर दिया, मैंने 3000 कर दिया, तो अभी भी इसका सबसे नियरेस्ट क्या रहेगा? वो सेम ही रहेगा जो मॉडल की ट्रेनिंग में सबसे हाईएस्ट रहा होगा। मॉडल की ट्रेनिंग में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या गई थी वेट की? हमने कहा 1। तो 1 से सबसे ज्यादा नजदीक 30 है, 1 से सबसे ज्यादा नजदीक 300 भी है, 1 से सबसे नजदीक 3000 भी है। कुछ है ही नहीं और ना बीच में और। इसलिए सबको क्या कहता चला जा रहा है? वो एप्पल कहता चला जा रहा है। अब मैंने क्या करा, इन सारी वैल्यू को मैंने कोई मान लो टेस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। क्यों कर लिया साहब? क्योंकि हमें इसका स्केलिंग करना है। वही स्केलर ऑब्जेक्ट यूज करा, एस सी डॉट, लेकिन इस बार कौन सा मेथड कॉल करेंगे? ट्रांसफॉर्म। क्या? अरे मैंने थोड़ी बता दिया, मैंने फीचर रेंज में पास करा है 0 1, इसलिए मैंने 1 बता दिया। 1.5 कोई करेगा फिर? एक 1.55 है, एक 1.56 है, तो नियरेस्ट वाला 1.55 वाला ही हो गया। मतलब यार, थोड़ा सा एक बार देख लो, एक बार क्या है ना, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने दो। एसी डॉट ट्रांसफॉर्म, और इसमें क्या पास कर दिया? अपना टेस्ट वाला डेटा पास कर दिया। अब जो डेटा है वो ये बनकर आ गया। मॉडल कह रहा है मुझे ये दिखाओ, ये मेरे काम का है, ना कि ये। मैं तो इसे पहचानूंगा ही नहीं, पहचान लूंगा मतलब मैं फिर गलत ही मानूंगा इसको। अब जो भी आया, इसको फिर से एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, मान लो टेस्ट स्केल, ऐसे करके स्टोर कर लो। अब प्रिडिक्शन कराओ, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट टेस्ट अंडरस्कोर। अब सर सबको बनाना दे रहा है। हमने कहा कोई नहीं, अब आप अपने सैंपल में चेंजेस करने की कोशिश करो, है ना? क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो देखते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सैंपल और दिया, और यहाँ कर दिया मैंने, देखो ये एक काम करता हूँ, इसी में चेंज करता हूँ किसी में। मैं इसको पकड़ता हूँ, ये 250 और 100 है, बनाना बता रहा है। अब मैं इसको 4.5 कर दूं, 5.5 कर दूं, क्या बताने लगा इसको ये? इसका मतलब क्या हुआ कि अब डायमीटर भी काम करने लगा। अब इधर देखो, ये हमारा, अगर मैं इसको 100 से 10 कर दूं, बनाना, इसका मतलब वेट भी काम कर रहा है, डायमीटर भी काम कर रहा है, दोनों चीजें काम कर रही हैं। अगर मैं इसको 4.5 कर दूं, एप्पल, मैं इसको 3.5 कर दूं, बनाना, मैं इसको 4 कर दूं, एप्पल, तो मैं इस वाले सैंपल को अगर बार बार बदल बदल के देख रहा हूँ, तो मुझे दोनों का इफेक्ट दिख रहा है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है? पहले जो कि नहीं हो रहा था, जैसे ये वाला एप्पल दिखा रहा है, ठीक है? अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसको ट्यून करते हैं। मैंने इसको 4.5 कर दिया, 4.5 और 100 पे क्या दिखा रहा है? एप्पल। 4.5 और 100 पे क्या दिखा रहा है यहाँ पर? बनाना। अगर मैं इसको 4.5 से बढ़ाकर 4.7 कर दूं, बनाना, 9 कर दूं, तो अरे सर वो मॉडल दोबारा ट्रेन करना पड़ जाएगा, तब चलाना पड़ेगा। बन गया एप्पल। ठीक है? इवन 6 पे भी एप्पल है।
4.4 पे भी एप्पल है, 4.2 पे भी एप्पल है। ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पर 3.2 कर दूं, तो अभी भी एप्पल दिखा रहा है, 2.2 कर दो तो इधर आ जाओ। एप्पल 3.5, एप्पल 2.5 भी क्या दिखा रहा है, एप्पल यहाँ पे क्या दिखा रहा था 2.5 पर, 2.2 पे बनाना आ गया, यहाँ भी 2.2 करके देख लेते हैं। मतलब ये एक्सपेरिमेंट वाली चीज है, करके कई बार देखनी पड़ेंगी आपको। अभी भी क्या दिखा रहा है यहाँ पर ये, एप्पल। वो कह रहा है मुझे ऐसा पता ही नहीं है कौन है, मैं तो इसी को देख रहा हूँ क्योंकि मैं स्किल थोड़ी हुआ हूँ अभी। वेट के हिसाब से चल रहा है, और यहाँ पर देखो दोनों के हिसाब से चल रहा है। दोनों में से कुछ भी ऐसा कर दोगे जिससे पहचाना जा सकता हो, तो रिजल्ट आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि अगर मेरे डेटा में फीचर स्केलिंग कर दी जाए तो आपके प्रिडिक्शन बेटर हो जाते हैं। अब इस बात को मैं इस वाले डेटा पे करके दिखाता हूँ, बिना ज्यादा दिमाग लगाए। ये रहा डेटा जो भी आपका ये आया था। ठीक है, अब मैं इस पे स्केलिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। ये था आपका, कहाँ गया डेटा, एक बार इसको दोबारा रन कर रहे हैं ताकि ये डेटा मुझे मिल जाए। यहाँ से चले, आगे बढ़ गए, आ जाओ आ जाओ। यहाँ तक सब सही हो गया। अब ये निकाल लिया, ये चला लिया, ये चला लिया। अब ये आ गया स्कोर यहाँ पर इतना। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मैंने यहाँ पर क्या करा, स्केलर वाली इंप्लीमेंट कर दी, मिन मैक्स स्केलर, फीचर रेंज इक्वल टू 0,1। इसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पर एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर एस सी इक्वल टू एस सी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। क्या लिखूं यहाँ पर, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, टेस्टिंग का भी कर लो। और यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म, और इसको एक नए वेरिएबल इसमें चेंज कर दो। ठीक है। अब क्या करो, मॉडल को दोबारा फिट करो, लेकिन इस बार फिट करते समय जो स्केलिंग वाला आया है वो पास कर। तो कोई फर्क पड़ेगा, हमने कहा पता नहीं, करके देख लेता हम तो। मशीन लर्निंग इज एक्सपेरिमेंट। कोई चीज स्टैंडर्ड नहीं है कि ऐसा करने से ही हो जाएगा, करके देख लो, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आगे बढ़ो, कुछ और देखेंगे। अभी हमने जो देखा, हमने उस पर एक डिस्कशन किया कि फीचर स्केलिंग एक वजह हो सकती है, हो सकता है काम कर जाए हमारे लिए। शिफ्ट एंटर करना बाकी है, पर काम तो कर रही है देखो, पहले से तो बेटर आ गया। 81 और 8, पहले से तो प्रोग्रेस है बहुत। अब ये तो नहीं कह सकते बेस्ट फिट में आ गए, लेकिन ये तो कह सकते हैं कुछ तो आगे बढ़े, मॉडल कुछ तो इम्प्रूव हुआ। ऐसे ही जो आपका ऑनलाइन शॉपिंग वाला डेटा था, आप उसे घर जाके करके देखोगे तो वो हो सकता है 90 में पहुंच जाए, 92 93 में पहुंच जाए। तो फीचर स्केलिंग काम करती है, ये समझ में आ रहा है। चलो, अब मैं आपको गणित समझाता हूँ फीचर स्केलिंग की, और इस बात का आंसर देने की कोशिश करता हूँ कि फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस है। एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को याद कर लो, चाहे मैंने लिख लिया है, आप भी मेरी तरह लिख कर रख लो कहीं।
ये वही फार्मूला फीचर को स्केल करने के लिए मिन मैक्स स्केलर ये फार्मूला यूज करता है। इस फार्मूले में कुछ टर्म्स आई हैं, इन टर्म्स को मैं लिखकर समझाता हूँ। पहले एक टर्म आई है मिन रेंज, एक टर्म आई है मैक्स रेंज, एक है एक्स मिन, एक है एक्स मैक्स, एक है एक्स आई। मिन रेंज मैक्स रेंज वो है जिस रेंज में आप फीचर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो मैंने क्या मानी है, जीरो, और इसे क्या मैंने माना, एक्स मिन जिस फीचर को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उस फीचर में सबसे बड़ी वैल्यू। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले फीचर का एक्स मैक्स क्या होगा, और इस वाले फीचर का एक्स मैक्स क्या हो गया, एक्स मिन सबसे छोटी वैल्यू हर फीचर में। ठीक है। एक्स आई वो आईएथ एलिमेंट जिसको स्केल करना चाहते हो। तो जैसे 80 स्केल होकर आया 0.6, कैसे आया, हमने कहा ये फार्मूला लिख दो, आ गया। बताओ मिन रेंज, मिन रेंज की वैल्यू क्या है, जीरो, प्लस ब्रैकेट में मैक्स रेंज माइनस मिन रेंज यानी कि 1 - 0 यानी कि 1 हो गया, मल्टीप्लाई ब्रैकेट एक्स आई, एक्स आई की वैल्यू क्या हो गई 80, माइनस एक्स मिन जिस फीचर को आप, जिस फीचर में ये वैल्यू आ रही है उस फीचर का सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 50, 80 - 50, भाग कर दो, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, 100 - सॉल्व करो। सर ये तो बन ही रह गया, 80 - 50 कितने हो गए, 30, 30/0 से 0 कट गया, 5 × 6 = 30, 0.6 आ गया। यही तो आ रहा है सर यहाँ। अब इस तरह से हर वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्केल इस फार्मूले से कर सकते हैं। तो जो मिन मैक्स स्केलर का फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म फंक्शन है ये इस काम को करता है। अब यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, मैंने एक वैल्यू पर चला कर दिखा दिया, हर वैल्यू पर फार्मूला आप चला के अपने देख लेंगे, सारी वैल्यू आ जाएंगी। जब मैं इस लाइन पर हूं उस समय स्केलर ऑब्जेक्ट को क्या क्या वैल्यू पता है, मिन रेंज, मैक्स रेंज, एक्स मैक्स, एक्स मिन, एक्स आई, इन पांच में से कौन कौन सी वैल्यू अभी पता चल गई है इस स्केलर ऑब्जेक्ट, मिन रेंज और मैक्स रेंज, इसके अलावा कुछ नहीं पता चला इसे। अब बाकी वैल्यू इसको कहां से पता, हमने आंखों से देख कर निकाल ली, स्केलर की आंखें तो है नहीं, तो ये कैसे निकालेगा एक्स मैक्स एक्स मिन की वैल्यू। तो हम इसे जब अपना डेटा देंगे, ठीक है, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म में हमने क्या दिया, अपना डेटा दिया, यानी कि वो फीचर्स दिए। अब फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले लर्न करता है वैल्यूज ऑफ एक्स मैक्स एक्स मिन फॉर ईच फीचर। लर्न का मतलब निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, लर्न करना, एक्सट्रैक्ट करना, जो भी आप सब यूज करना चाहें तो कर सकते। अब उसके बाद ध्यान से सोचो, इसका नाम फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म क्यों है। फिट क्या करता है, सीखता है, हमारा मॉडल भी सीखता है, और मॉडल को भी सिखाने वाले मेथड के नाम में क्या आता है, फिट।
अब ये ना पूरी मशीन लर्निंग में एक स्टैंडर्ड आप देखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो मॉडल ऑब्जेक्ट है चाहे वो स्केलर ऑब्जेक्ट है, अगर उसे डेटा से सीखना है तो उसके लिए फिट जैसा मेथड होगा। फिट आजू बाजू में कुछ और लिखा हो सकता है, बट फिट जरूर होगा उस। तो फिट मेथड का मतलब मशीन लर्निंग की दुनिया में होता है ऑब्जेक्ट को सिखाना डेटा से। ठीक है, तो फिट का मतलब समझ में आ गया, लर्न करना या सीखना। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि ट्रांसफॉर्म क्या करता है, ट्रांसफॉर्म इस फार्मूले को अप्लाई करता है। तो जो अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट है वो ये कह रहा है कि मैं सिर्फ फार्मूला अप्लाई कराता हूं। ठीक है, देन अप्लाई फार्मूला। ठीक, सर सही है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका टेस्टिंग वाला डेटा है इस पर मैंने ट्रांसफॉर्म करा, तो बताओ ट्रांसफॉर्म और फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस रह गया होगा। ऑब्जेक्ट तो सेम ही है ना। अगर मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करता हूं तो ट्रांसफॉर्म मेथड कह रहा है कि मैं इस डेटा से कुछ भी नहीं सीखूंगा, मैं इसके अंदर से एक्स मिन एक्स मैक्स नहीं निकालूंगा। जो मेरे स्केलर ऑब्जेक्ट ने ट्रेनिंग डेटा से एक्स मैक्स एक्स मैन की वैल्यू सीखी थी, उसी वैल्यू का यूज हम टेस्टिंग डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। यानी कि ट्रांसफॉर्म सिर्फ फार्मूला रन कर देगा, एक्स मिन एक्स मैक्स वही इस्तेमाल करेगा जो ट्रेनिंग वाले डेटा पर इस्तेमाल हुए थे। एक्स आई इसके अपने अपने निकलेंगे। तो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म हमारे कुछ वैल्यूज हैं जिनको फाइंड करता है, फिर फार्मूला अप्लाई करता है, और वो वैल्यूज हम कहां से फाइंड करवाते हैं, उसको ट्रेनिंग डेटा से। इसलिए फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म में ट्रेनिंग डेटा देते हैं। अब वो सारी वैल्यूज जो उसने सीखी हैं उसने किसने, स्केलर ऑब्जेक्ट। अगर मैं एक नया स्केलर ऑब्जेक्ट यहाँ बनवा दूं ऐसे करके, तो ये तो नया होगा, ये तो कुछ जानते नहीं होगा, एक्स मिन क्या है एक्स मैक्स क्या है फीचर कुछ नहीं जानता ये तो, इसलिए नया नहीं बनाते। जो सीख चुका है उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर फायदा क्या होगा, फिर से ट्रेन करोगे तो बात तो एक ही पड़ गई। आएगा अभी मिन रेंज मैक्स रेंज। अब ट्रांसफॉर्म कह रहा है कि मैं सिर्फ फार्मूला रन कर दूंगा, फिर से मैं वैल्यू कंप्यूट नहीं कराऊंगा। सोच कर देखो ऐसा क्यों हुआ। ये फिट दोनों चीजें होंगी ना, मैंने लिख तो दिए हैं। ऐसा कैसे काम चलेगा, लर्न वैल्यूज ऑफ एक्स मैक्स एक्स मिन फॉर ईच फीचर देन अप्लाई फार्मूला। तो अप्लाई करना पड़ेगा तो स्केल होकर आएगा। सिर्फ एक्स आई ढूंढेंगे, और एक्स मिन एक्स मैक्स ट्रेनिंग से पता चल चुका है, मिन रेंज मैक्स रेंज पहले ही पता था जब स्केलर ऑब्जेक्ट बनाया था हमें। अब बस फार्मूला लगा दो इन वैल्यूज पर जो टेस्टिंग में आएंगे। अब देखो यही एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे आप समझ सकते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा। जैसे इमेजिन करो एक्स टेस्ट, मान लो नया डेटा है, आपकी बात एकदम सही है। अब आप कह रहे हो कि सर इसको भी ना फिट अंडर्स को ट्रांसफॉर्म कर दो, एरर तो नहीं आएगी, वो दोबारा सीख लेगा। एक्स में एक्स मैक्स की वैल्यू अब जो डेटा दे रहे हो उसमें से निकालेगा। मान लो टेस्टिंग डेटा में कोई वैल्यू 5,000 है और एक वैल्यू 50 लाख है। तो अब अगर मैं फिट अंडर्स को ट्रांसफॉर्म कर दूं तो ये फिर से मिन मैक्स निकालेगा, और मिन वैल्यू आ गई 5,000 और मैक्स वैल्यू क्या आ गई किसी फीचर में 50 लाख, है ना। अब बताओ जो स्केलिंग होकर डेटा आ रहा होगा, है ना, उस डेटा में अब आपकी जो वैल्यू बनकर आएंगी, अब वो अलग रेंज में नहीं हो जाएंगी, क्योंकि अब जो फार्मूला चलेगा वो फार्मूला में एक्स में दूसरा हो गया।
हो सकता है। अब ये बताओ, आप अपना मॉडल है, उस मॉडल को जब आप अपना डेटा प्रिडिक्ट करने को देते हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मॉडल जिस डेटा पे ट्रेन हुआ है, जिस तरह की वैल्यूज पे ट्रेन हुआ है, टेस्टिंग में जो डेटा जा रहा है उसी फॉर्मेट का डेटा बन के जाना चाहिए जैसा ट्रेनिंग में हुआ था। अगर आप टेस्टिंग में कोई कंप्यूटेशन अपनी तरफ से ऐड कर दोगे, जैसे आप कह रहे हो कि इसका मिन मैक्स कुछ और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम कह रहे हैं नहीं वो निकालो ही मत, क्योंकि यही तो वजह है कि कुछ और हो सकता है। अगर वो कुछ और हो गया तो मॉडल को जो हमने डेटा दिखाया है वो कुछ और के हिसाब से दिखाया होगा। मॉडल ने जो डेटा देखा है उसमें एक्स मैक्स को और था ट्रेनिंग डेटा में। और जब हम टेस्टिंग का भी फिर से मिन मैक्स निकालने लगेंगे तो मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा, मॉडल बोलेगा मैंने इन वैल्यूज को कभी देखा ही नहीं ट्रेनिंग के टाइम पर। नहीं कर पाना रिलेट आप। एक चीज को फोकस करो, इधर उधर भागोगे तो भटक जाओगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्टिंग के डेटा में फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं चलाते हैं। सारा कंसंट्रेशन इसी बात पर रखो, इधर उधर क्या लिखा सब भूल दो। मैंने आंसर दिया कि अगर मैं टेस्टिंग के डेटा पर फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म चला दूंगा तो हमारा स्केलर ऑब्जेक्ट किस डेटा से सीखेगा? टेस्टिंग के डेटा सीखेगा। हमें सिखाना किससे होता है? मिनिमम वैल्यू निकालनी, इसी को सीखना कहते हैं। आपने जो कह दिया कि इसमें सिखाना क्या है, स्केलर को मिनिमम तो निकालनी है, तो उसी प्रोसेस को हम सिखाना कहते हैं स्केलर ऑब्जेक्ट। हमें वो ट्रेनिंग वाली यूज करनी है, क्योंकि मॉडल कभी भी टेस्ट डेटा से नहीं सीखना चाहिए। चाहे मॉडल हो चाहे स्केलर हो, कोई भी चीज जो सीखने वाली है वो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा से ही सीखेगी। टेस्टिंग डेटा पर वो सिर्फ प्रिडिक्शन करेगी। टेस्टिंग डेटा से कोई भी नई चीज मॉडल को नहीं सिखानी है या किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं सिखानी। इसीलिए टेस्टिंग डेटा पर सिर्फ क्या मेथड कॉल करते हैं? ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करते हैं। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म मेथड यूज हम नहीं करते। अच्छा, मैं अब एक अचानक से मेरे दिमाग में बात आ गई, अब शायद समझ में आ ही जाए आप। ठीक है, अब ये बताओ, अगर आप कह रहे हो कि यहाँ फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म डाल दो, ठीक है, ट्रेनिंग में दो फीचर थे, टेस्टिंग में चार फीचर लेकर आ गया तो मना कर देगा सीखने से ये? क्यों करेगा मना? क्योंकि आप तो क्या कॉल कर रहे हो? फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। अगर मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करूं और इसमें जो डेटा पास कर रहा हूं उसमें चार फीचर का पास कर दूं, तुरंत मना कर देगा, चिल्ला देगा कि ये गलत है। अब आ गया समझ में कि क्यों स्केलर में हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म कॉल करते हैं, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कॉल नहीं करते। जैसा ट्रेनिंग में हुआ है वैसा ही टेस्टिंग में होगा। टेस्टिंग से नया कुछ नहीं करना है। आप फीचर बढ़ा दोगे फिर तो ऐसे, फीचर कम कर दोगे, स्केलर मना थोड़ी करेगा सीखने से, कह रहा मैं तो फिर से सीख रहा हूँ, जो डेटा दोगे मैं सीख लूंगा उससे। हमें क्या करना है स्केलर से? सीखना कुछ नहीं है, ट्रेनिंग में जैसा हुआ था वैसा ही इसके साथ करना है। तो स्केलर इसलिए आपको फोर्स करेगा उतने फीचर का डेटा देना टेस्टिंग में मुझे, फीचर कम ज्यादा नहीं होने चाहिए फिर। क्लियर? चलो, तो अब इस तरह से ही हमारा ये चीज यहाँ पर आ जाती है। हाँ बताओ क्या कर रहे थे? उसका प्रिडिक्शन, ये ट्रांसफॉर्म होकर आ गया, मॉडल ऑब्जेक्ट प्रिडिक्ट मेथड कॉल करते हैं। प्रिडिक्ट मेथड के अंदर क्या पास करना है? वो डेटा जो ट्रांसफॉर्म होकर आया है वो पास करना है। अब उसका नाम, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रखो, उससे क्या फर्क पड़ता है, नाम कुछ भी दे दो। ठीक है। अब मैंने अभी आपको एक ही पढ़ाया है, पढ़ना था मुझे चार स्केलर। मुझे बिल्कुल नहीं लगता आप चार पढ़ लोगे आज। अभी तो एक हुआ है। चल, अभी तो एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है।
और सबकी गणित है, कोड सबका एक जैसा है, कहीं कोई चेंज नहीं है। तो मैं अभी इन चारों को नहीं पढ़ा रहा, वरना पुराना सब भटक जाएगा आपका, सब भूल जाओगे जो आपने तो मेहनत से पढ़ा है। ठीक है। अब दो शब्दों को इंट्रोड्यूस करके क्लास को खत्म करते हैं। पहला शब्द है हाइपर पैरामीटर्स। हाइपर पैरामीटर्स। दूसरा शब्द होता है लर्निंग पैरामीटर्स, या सिंपली पैरामीटर्स। लर्निंग ना भी बोलें तो भी यही है। क्या डिफरेंस होता है? वो वैल्यूज जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो मॉडल ऑब्जेक्ट हो, चाहे स्केलर ऑब्जेक्ट हो, या अभी और भी होंगे आगे जाकर, वो वैल्यू जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देते हैं उन्हें हम हाइपर पैरामीटर्स कहते हैं। वो वैल्यूज जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को डेटा दिया, ऑब्जेक्ट ने उस डेटा से सीखा, तो ऐसी वैल्यूज जो हमारे पास किए गए डेटा से सीखी गई हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। फिर सुनेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई वैल्यू चाहिए, जैसे स्केलर ऑब्जेक्ट को वैल्यू चाहिए एक्स मिन, एक्स मैक्स, मिन रेंज, मैक्स रेंज। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वैल्यू देते हैं, वो डेटा से नहीं सीख रहा है, तो ऐसी वैल्यूज को हम शब्दों में हाइपर पैरामीटर्स कहते हैं। अब बताओ, स्केलर ऑब्जेक्ट में हाइपर पैरामीटर्स कौन से हो गए? स्केलर ऑब्जेक्ट में हाइपर पैरामीटर कहने कहने कहेंगे मिन रेंज, मैक्स रेंज, क्योंकि हमने तो पास की उसकी वैल्यू मिन रेंज, मैक्स रेंज। स्केलर ऑब्जेक्ट में हम क्या पास नहीं कर रहे हैं? डायरेक्ट वैल्यूज, एक्स मिन, एक्स मैक्स। स्केलर ऑब्जेक्ट उनको कहां से सीख रहा है? पास किए गए डेटा से। तो स्केलर ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स मैक्स और एक्स मिन क्या हो गए हमारे? पैरामीटर्स, या लर्निंग पैरामीटर्स हो गए। एक्स आई पे तो कंप्यूटेशन होनी है, उससे हमारा ऑब्जेक्ट कोई सीख थोड़ी रहा है कुछ। ठीक है। तो हाइपर पैरामीटर और दूसरे हो गए हमारे लर्निंग पैरामीटर्स। ठीक है। वेट कर लो 2 मिनट। तो हाइपर पैरामीटर और लर्निंग पैरामीटर अगेन एफ ए क्यू इंटरव्यू के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फ्रेशर से क्वेश्चन है, हाइपर पैरामीटर और पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है? भाई जो बताया, जो हम पास कर दें हाइपर पैरामीटर, जो डेटा से सीखा जाए वो पैरामीटर्स। चलो फिलहाल आज इतना ही, अगले सैटरडे मिलेंगे। इन सबको पढ़कर आइएगा। आज ही डाला है मैंने, कल डाला था किसी दूसरे ग्रुप में चला गया। डाला तो मैंने कल ही था, लेकिन मैंने दोपहर को सही कर दिया फिर। हमारा बैड लक है, गणित ही पूछते हैं इंटरव्यू में। फार्मूला नहीं याद है वो रिजेक्शन का पॉइंट नहीं बनेगा, लेकिन आपको बैकएंड में हो क्या रहा है ये पता होना चाहिए। एक्स मैक्स होता है, एक्स मैन होता है, फॉरन भूल जाओ कोई बात नहीं। तो स्केलर में बहुत कुछ है। हिमांशु प्रताप बताइए। सर वही कल वाला क्वेश्चन था, वो मेरे से हुआ नहीं। आपने जैसे कहा लिमिट सेट करनी है, वो लिमिट कैसे सेट करनी है आप कौन सा एग्जाम? डेटा? सर वही क्या कहते हैं, टेम्परेचर वाला। क्या दिक्कत आई बताओ। सर मैं, वो मेरे समझ से बाहर जा रहा है। जैसे कि कोई लिमिट लगानी थी हमको, लिमिट में अगर लिमिट से बाहर जाएगा तो कोड फटने तक का अलर्ट मैसेज दिखाते हैं। कोड आज वाला कुछ आपने नहीं आया। कितने बजे क्लास ज्वाइन करी थी? सर मैंने 3 बजे ज्वाइन की थी। हाँ, 3 बजे। कितने बजे कहा था ज्वाइन करने के लिए? 2:30। तो आधा घंटे में ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने उसका आंसर दे दिया हो। हो सर सकता है या नहीं ऐसा? यस सर। तो रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने सेम आंसर नहीं दिया था, लेकिन जो लोन वाला क्वेश्चन था उसमें भी सेम सेम इशू था, उसका मैंने आंसर दिया था। तो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा तो उनको पता ही नहीं चला होगा क्या चल रहा है। बहरहाल, मैंने जो लोन वाला डेटा कल आपको दिया था प्रैक्टिस करने के लिए,
उसको मैंने हम्म, सॉल्व करके पूरा मॉडल ट्रेन करके दिखाया है क्लास में। उसी के अकॉर्डिंग आप वेदर ट्री वाला जो डेटा है उसको सॉल्व खुद से कर सकते हैं। ठीक है। वेदर ट्री वाला तो बहुत आसान था, लोन वाले में ज्यादा दिमाग लगाना था, है ना। एक बार देख लेना, आ जाएगा आपको समझ। ओके सर, अगर जैसे अगर ठीक होता है वैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है सर।